भारतीय राजनीति में जिसके ऊपर एक दाग नहीं है, न फाइनेंशियल करप्शन का, न सेक्सुअल करप्शन का, न कम्युनल करप्शन का, किसी और तरह का कोई दाग नहीं है। तब लोग माने दूरबीन से खोज खोज के ऐसे चीज़ें निकालते हैं और कहते देखो वहाँ जयपाल सिंह नहीं, जो 5 बार सांसद रहे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से न तो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से, न आज के सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एक पन्ने का पंपलेट उस व्यक्ति पर नहीं छापा गया। आदिवासी सहते हैं और जब सहने की सीमा खत्म हो जाती है तो वो जवाब देते हैं। जवाब का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, वो वायलेंस भी हो सकता है, नॉन वायलेंस भी हो सकता है, उनके अपने तौर तरीके हैं। नमस्कार। एक तेज़ तर्रार छात्र, हॉकी का एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक कुशल नेता और एक शानदार लेखक, एक ही व्यक्ति के जीवन में इतने बहुत सारे आयाम, जीवन के बहुत सारे आयाम बहुत ही बिरले देखने को मिलते हैं। लेकिन झारखंड की इस धरती ने उस सपूत को जन्म दिया जिसने 1928 में ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व भी किया, बाद में आदिवासियों की आवाज़ भी बने और साथ ही झारखंड आंदोलन को बहुत प्रमुखता से उठाया और वे मरांग गोमके कहलाए। हम बात कर रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा की। आज उनकी जयंती है और इसीलिए हम उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर उन्हें याद कर रहे हैं। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा का जन्म खूंटी में 1903 ईस्वी में हुआ था, वहाँ के एक पहान टोली नाम के गांव में। बाद में वे रांची के सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़े। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रास्ता अपनाया, वहाँ पहुँचे, भारत का प्रतिनिधित्व किया ओलंपिक गेमों में हॉकी को लेकर। इसके बाद झारखंड पार्टी बनी और झारखंड के आंदोलन को बहुत प्रमुखता से उठाया। बाद में इस पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। इन तमाम बातों को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाने माने आदिवासी मामलों के जानकार अश्विनी कुमार पंकज हैं और इस वक्त मैं एक किताब अपने हाथ में लेकर बैठा हूं। इसके अलावा 2 और किताबें हैं जो अश्विनी कुमार पंकज ने लिखी हैं। सर, स्वागत है आपका द फॉलोअप में। जोहार। आज मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती है और हम चाहेंगे कि इसकी शुरुआत, चूँकि आप लगातार इन पर रिसर्च करते रहे हैं, लिखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, तो इस किताब के बारे में अब थोड़ी जानकारी दें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर, ऐसा है कि जयपाल सिंह मुंडा भारतीय राजनीति में वो एक ऐसे शख्स हैं जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश के निर्माण में, नए भारत, आज़ाद भारत के निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में, और ख़ास करके भारत के जो मूल निवासी हैं जिनको आदिवासी कहा जाता है, उसके इतिहास, उसकी पहचान और उसके योगदान को जो रेखांकित करने वाले जो एकमात्र शख्स हैं वो हैं जयपाल सिंह मुंडा। लेकिन अफसोस कि जब हम 40-50 का जो भारतीय राजनीति का जो सीन है, जब हम उसको देखते हैं तो हमको कई सारे नेता दिखाई पड़ते हैं और जिनके बारे में बार बार हमको इस देश की सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, यहाँ की पाठ्यपुस्तकों में, इतिहास की किताबों में, सिनेमा में, आर्ट में, थिएटर में हमको बार बार कुछ 2-3 लोगों के नाम ज़्यादा सुनाई पड़ते हैं या सिर्फ उनके ही सुनाई पड़ते हैं, जैसे गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, पटेल हैं, अंबेडकर साहब हैं, पर जयपाल सिंह मुंडा नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा क्यों नहीं है? जबकि जब आप इस भारतीय राजनीति का इतिहास, वो इतिहास आप पढ़ेंगे जो आपको पढ़ाया नहीं गया है, जो आपको बताया नहीं गया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जयपाल सिंह मुंडा दिखेंगे, जो एक राष्ट्र निर्माता के बतौर, एक विजनरी नेशनल लीडर के बतौर वो आपको 40-50 के दशक में दिखाई देते हैं, जब भारत आज़ाद होने जा रहा है और इस भारतीय भूमि पर भारत के लोगों का राज यानी उनका हुकूमत कायम होने वाला है। तब वो एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो पूरी ऊर्जा और ओजस्विता के साथ आपको दिखाई देते हैं, जिनके मन में किसी के लिए भेदभाव नहीं है। और संविधान सभा की बैठक में वो कहते हैं कि हम लोग, मतलब जो संविधान बना रहे हैं, हम लोग इस देश के माई बाप हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सभी बच्चों पर बराबर की निगाह रखें, सबको बराबर समझें और
उनको एक समान अधिकार जीने का, रहने का, पढ़ने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये उनको एक समान मिले। मेरा जो अगला सवाल था उसका आपने जवाब दे दिया। मैं यही पूछने वाला था कि क्या रेलेवेंस आपको लगता है झारखंड और भारत के पॉलिटिक्स में मरांग गोमतीकर, हालांकि आपने उसका जवाब दे ही दिया। मैं आपकी इस किताब का के सेक्शन में जाकर इसके रिव्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें एक आप ही का मुझे रिव्यू देखने को मिला जिसमें आपने स्पष्ट तौर पर यही बात जो अभी आपने कही वो कहा है आपने कि जिस तरह अम्बेडकर, गांधी या बाकी लोगों को जो स्थान मिला है उस तरह जयपाल सिंह मुंडा को नहीं मिल सका, वो कद नहीं मिल सका भारतीय राजनीति में। ये आपने बताया, क्या लगता है क्यों नहीं हो पाया, और अगर नहीं हो पाया तो इसके जिम्मेवार कौन है? क्योंकि अगर आदिवासियों में ये नहीं हो पाए ये एक मसला है, इस पर आप बताइएगा, लेकिन जो लोग बाकी जो नॉन आदिवासी भी हैं, नॉन ट्राइबल भी हैं, उन्होंने भी अपनी किताबों में, साहित्यों में उनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया। झारखंड में आप बता रहे थे कि सिर्फ 3 किताबें हैं, 3-4 लोगों की किताबें हैं जो जयपाल सिंह मुंडा पर है। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, जो इस देश में 50 के बाद, मतलब 47 के बाद जो 47 से जो लोग पावर में आए, जो सत्ता में आए, वो इस देश में अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए वो संप्रदाय की राजनीति जारी रखना चाहते थे, धर्म की राजनीति जारी रखना चाहते थे, वो नस्ल की राजनीति, जेंडर की राजनीति, ये सारे जो पॉलिटिक्स था, मतलब कैसे आपके पास कोई योग्यता नहीं है, कोई विज़न नहीं है देश समाज के लिए, लेकिन आपको हुकूमत में बने रहना है। तो हुकूमत में बने रहने के लिए जो फिलॉसफी है भारतीय, साम दाम दंड भेद, तो वो सब उसके मानने वाले थे, उसके फॉलोअर थे। तो उन्होंने साम दाम दंड भेद का सहारा लिया और आज भी ले रहे हैं। जो सत्ता केंद्र में है और राज्य सरकारों में है, उनका मूल जो हुकूमत करने का यही मंत्र होता है, साम दाम दंड भेद। तो उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, और जो व्यक्ति इस साम दाम दंड भेद की फिलॉसफी में जो बाधक था, उसको इतिहास से गायब करने का पूरा प्रयास किया, और वो व्यक्ति थे जयपाल सिंह मुंडा, जो साम दाम दंड भेद की बजाय वो आदिवासियत के उसूलों की बात कर रहे थे, ह्यूमनिटी की बात कर रहे थे, बराबरी की बात कर रहे थे, समता की बात कर रहे थे। आदिवासियों का सवाल उठाते हुए भी मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आदिवासियों की नुमाइंदगी करते हुए भी वो सबकी बात कर रहे थे। उन्होंने पहले ही दिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि यहाँ महिलाएं होनी चाहिए, महिलाएं नहीं हैं। हम लोग कौन होते हैं तय करने वाले देश का संविधान, जब महिलाएं नहीं हैं? आधी आबादी हमारी, हाँ, आधी आबादी नहीं है। तो आप देखें, उन्होंने सिर्फ आदिवासियों का सवाल नहीं उठाया था, और ये खतरा था इस देश में। जो 5 बार सांसद रहे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से, न तो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से, न आज के सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एक पन्ने का पंपलेट उस व्यक्ति पर नहीं छापा गया। क्यों नहीं छापा गया, ये जो आपका सवाल है, उसके जवाब में मैं यही बोलूँगा कि चूँकि वो एक ऐसा भारत चाहते थे जहाँ सबको समान भागीदारी होगी, सबको समान अवसर मिलेंगे। लेकिन 47 से जो लोग सत्ता में आए थे, वे नहीं चाहते थे कि ऐसा राष्ट्र बने, एक ऐसा राष्ट्र बने जिसके पास अपना इंडिजिनस देशज ज्ञान हो, देशज तकनीक हो, देशज कला कौशल हो, और देशज स्वाभिमान हो। ये सारे लोग कॉलोनियल एजुकेशन से निकले हुए लोग थे, और वो लोग कॉलोनियल मॉडल को अपना रहे थे। कोई जैसे नेहरू जी समाजवाद मॉडल के प्रशंसक थे, डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो अमेरिका के मॉडल के प्रशंसक थे। तो सब लोग अलग अलग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अलग अलग स्कूल का थॉट स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो जहाँ से पढ़ के आए थे उस औपनिवेशिक मानसिकता के हिसाब से भारत का निर्माण चाहते थे। लेकिन ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आने के बावजूद जो जयपाल सिंह मुंडा थे, उनकी बिल्कुल इंडिजिनस उनकी मानसिकता थी, आदिवासियत की मानसिकता थी, और वो एक इंडिजिनस तरीके से इस देश में शासन और नई व्यवस्था चाहते थे। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि अभी आप लोगों को आदिवासियों से लोकतंत्र सीखना है। आपको देखिए आश्चर्य होगा, वो किताब है जो मैंने आज से 5-6 साल पहले लिखी थी। वो किताब, ये जो किताब है जयपाल सिंह मुंडा, ये आश्चर्य होगा कि ये पहली किताब है जो मैंने उनकी जीवनी
को आधार बनाकर लिखा और उनकी पूरी शख्सियत को, उनके जितने भी पर्सनालिटी के जितने भी डायमेंशंस हैं उनको मैंने इसमें लिखा। और ये सेकंड एडिशन है, जो पहला एडिशन है एक दूसरे प्रकाशन से आया था। ये एकमात्र किताब है उनकी जीवनी पर। हमारे बाद 2 लोगों ने और लिखा है उस पर, जिनमें एक अच्छी किताब है, अंग्रेजी में है, वो संतोष कीड़ो की लिखी हुई है। तो और जो तीसरी किताब है मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, वो बहुत फालतू किताब है। वो उन दक्षिणपंथी खेमे की तरफ से लिखी गई है और वो गप है, वो वही गप है जो जयपाल सिंह को डैमेज करने के लिए जो प्रोपगेंडा 50-60 के दशक में दक्षिणपंथी ताकतों ने और कांग्रेसियों ने चलाया था। तो उसके फॉलोअर राइटर ने वो किताब लिखी। उस पर भी मैं आऊँगा क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल हैं जो उस खेमे से भी आते हैं। लेकिन उसके पहले जैसे आज मैं सुबह सुबह मरांग घूमके की जो यहाँ प्रतिमा लगी हुई है कचहरी रोड के बगल में, स्टेडियम है उनके नाम से, वहाँ मैं गया था और जाने के बाद था कि अखबार में आज खबर छपी थी कि उनकी मूर्ति टूटी हुई है। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मूर्ति नहीं थी, उन्हें बनवाने के लिए नगर निगम के लोग ले गए थे। लेकिन फिर मैंने स्टेडियम की तरफ नज़र दौड़ाया और मैंने देखा, फिर मुझे एक झारखंडी होने के नाते मुझे ये लगा कि इतने दिनों से इस स्टेडियम की स्थिति ख़राब है और कोई बात नहीं होती, जबकि उनके नाम से जुड़ा हुआ हर चीज़, उनकी प्रतिमा हो या फिर ये स्टेडियम हो, स्थिति ठीक नहीं है। अभी जिसकी बात आप सर कर रहे थे कि उस तरह से उनको स्थान नहीं मिला, क्या इसका संबंध नहीं इस चीज़ से कि वर्तमान परिदृश्य में भी उनको वो स्थान नहीं देने की कोशिश हो रही है? उनके नाम से जुड़ा हुआ स्टेडियम या प्रतिमा या बाकी चीज़ें उस स्थिति में नहीं है, जर्जर हैं, क्या कोई संबंध लगता है आपको? बिल्कुल संबंध है, क्योंकि झारखंड बन जरूर गया है और आज की तारीख में एक झारखंडी नामधारी पार्टी भी सत्ता में भी है, लेकिन उसके बावजूद जो झारखंड की पॉलिटिक्स पे, ब्यूरोक्रेसी पे, झारखंड के कॉमर्स पे जो कब्जा है वो झारखंडियों का नहीं है ना, वो गैर झारखंडियों का है। सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे कॉमर्स और ट्रेड के लोग, है ना, एजुकेशन में जो लोग, वो सारे लोगों का कब्जा है और वो कभी नहीं चाहते हैं कि जो रांची जो है, जो इस झारखंड का जो हृदय स्थल है, जो राजधानी है, वो आदिवासी या झारखंडी पहचान की बतौर लोगों के सामने आए, है ना। इसलिए आप देखेंगे कि झारखंड, रांची में अगर आप स्पेशली राजधानी की बात करें तो आपको किसी मेन जगह पे किसी झारखंडी नायक की प्रतिमा आपको नहीं मिलेगी। झारखंडी लोगों की प्रतिमा एक कोने में मिलेगी। मैं थोड़ा आपसे असहमत होने के लिए खेद चाहता हूँ, लेकिन बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, इस तरह के लोगों की प्रतिमाएं तो बहुत प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। नहीं है, कहाँ है? रांची शहर में मुझे बताइए कहाँ है बिरसा मुंडा की प्रतिमा? बिरसा चौक में तो कौन से? बिरसा चौक वो तब बना था, HEC ने उसको तब बनवाया था जब वो जगह सुनसान हुआ करती थी। आज जो आप बिरसा चौक देख रहे हैं वो बिरसा चौक तब नहीं था, तब वो HEC गेट के बाहर लगाया गया था। आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, HEC के अंदर जहाँ अभी विधानसभा चलती है सेक्टर 2 में, है ना, वहाँ नहीं लगाया गया। और आज जब झारखंड विधानसभा बनी तो विधानसभा के सामने चौक पे किसकी प्रतिमा है? किसी झारखंडी नायक की नहीं है। उस शख्स की तो बिल्कुल नहीं है जिसने झारखंड का सपना आगे बढ़ाया और जिसके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की। जयपाल सिंह मुंडा की तस्वीर क्या या प्रतिमा क्या विधानसभा के बाहर परिसर में, विधानसभा के बाहर चौक में, क्या रांची के मुख्य इलाके में आपको नहीं मिलेगी? लालपुर चौक देख लीजिए आप, किसकी प्रतिमा लगाई गई है। आप सीरम टोली चौक देखिए, आप सुजाता चौक देखिए, आप अल्बर्ट एक्का चौक में भी अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा लगाई है। वो इसलिए कि अल्बर्ट एक्का के बहाने आदिवासियों को बताया जा सके कि ये लोग राष्ट्र के लिए लड़ने वाले लोग हैं। आदिवासियत और झारखंडियत के लिए लड़ने वाले की प्रतिमा नहीं है वहाँ। तो आप किसी मुख्य चौराहे पर, आप ओवरब्रिज से नीचे उतरिए, राजेंद्र चौक है, आप एरोड्रम के पास, चौक के पास आप देखिए कर्पूरी ठाकुर चौक है। आप मुख्य सड़क पे, आप रांची से किधर भी चले जाइए, मुख्य चौराहे पर किसी झारखंडी की प्रतिमा आपको नहीं मिलेगी। ले दे के JMM के टाइम में विनोद बिहारी महतो की ये जेल चौक में लगाई गई, और ये तब लगाई गई थी जब जेल चौक भी सूना था, तब ट्रैफिक नहीं थी, तब इतनी आबादी नहीं थी और ये राजधानी नहीं थी। तो उस समय भी वो
एक पिछड़ी जगह में थी, कोने वाली जगह में थी, और जयपाल सिंह मुंडा की जो प्रतिमा स्टेडियम में लगाई गई वो भी एक पिछड़ा इलाका था, वो एक कोने वाला इलाका था। और जब वो, अब तो सरकार ने, रघुवर सरकार ने उसको बेच दिया है, वहाँ मॉल वॉल बन जाएंगे तो आप वहाँ कितनी भी प्रतिमा लगा देंगे वो तो मॉल के पीछे छुप जाएगी। दिलचस्प बात सामने आई कि जो झारखंडियत या आदिवासियत की जो बात करते हैं उनकी प्रतिमाएं ढूंढने पर भी नहीं मिल रही हैं। आप भी ढूंढिए का जो लोग देख रहे हैं। जब भी अभी चूँकि आप बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे एक चीज़ कही थी कि द ट्राइबल्स ऑफ द कंट्री आर मार्जिनलाइज्ड एंड ट्रीटेड वेरी डिसग्रेसफुली फॉर लास्ट 6000 ईयर्स, उन्होंने ये कहा था। और क्या लगता है कि इतने दिनों बाद, उनके देहांत के बाद, 70 के दशक में उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद अभी तक क्या वाकई अभी भी वो स्थिति है कि जो आदिवासी हैं इस देश के, या कम से कम झारखंड के, अभी भी मार्जिनलाइज्ड हैं, डिसग्रेसफुली ट्रीटेड हैं? लगता है आपको ऐसा? हाँ, बिल्कुल है। आप देखिए, जो झारखंड में झारखंड की सरकार बनती है, हाँ, उसके सीएम बनते हैं, झारखंडी पार्टी के एक आदिवासी सीएम बनता है। आप देखिए सेंटर उसके साथ क्या ट्रीट करता है। तो ये उसके साथ तो उत्पीड़न है ना, उसके साथ भेदभाव है। आप जितना दूसरे सरकारों के साथ सेंटर का जो फंड है और जो दूसरी चीज़ें हैं जो दूसरे गैर आदिवासी राज्यों को मिलती है और ख़ास करके एक पार्टी के लोगों को मिलती है, वो वैसा सलूक झारखंड के साथ नहीं होता है। क्योंकि झारखंड में जब भी बनेगी, झारखंडी लोगों की सरकार बनेगी, यहाँ के सदान और जो आदिवासियों की सरकार बनती है, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, आप देखेंगे कांग्रेस उसकी पार्टनर होते हुए भी उसकी विरोधी है, बीजेपी तो उसकी विरोधी है ही। तो और सेंटर में इन्हीं दोनों की सरकार आते जाते रहती है। तो आप देखेंगे कि जब भी यहाँ सरकार बनी है पिछले 20 सालों में, आप देखेंगे कि उनके साथ सौतेला व्यवहार केंद्र की सरकार का रहा है ना, सेंट्रल मिनिस्टरों का रहा है। तो ये जो स्थिति है वो बदली नहीं है। निश्चित तौर पे इस स्थिति में जो थोड़ा बहुत बदलाव है वो आदिवासियों की अपने संघर्ष के कारण है। वो अपने संघर्ष से उन्होंने अचीव किया है। कैसे बदल सकता है ये? क्या लगता है, क्या क्या होना चाहिए कि स्थिति बदल जाए आदिवासियों की राज्य में? अब क्या होगा कि स्थिति बदल जाएगी ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत हार्ड क्वेश्चन है और इसका जवाब मेरे ख्याल से मेरे क्या किसी के पास नहीं है। क्योंकि झारखंड में आज की तारीख में 27-28 मतलब 30% से कम आदिवासी लोग हैं। 7% जो आंकड़ा फिलहाल मेरे पास है। हाँ, तो 27% लोग हैं यहाँ पे। अब 27% तो कभी बहुमत में हो नहीं सकते हैं, है ना, तो अपना मन का कभी कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब झारखंड गठन की बात हो रही थी, जब 1940 के आसपास में जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तब मरान गोमके ने यही बात सुभाष चंद्र बोस के सामने रखी थी। और फिर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो होती है, कमीशन होती है, उसके सामने जब प्रस्ताव रखा गया तो यही बात कही गई थी कि चूँकि आदिवासी यहाँ पर बहुमत में नहीं है, ट्राइबल्स कम है, और चूँकि सभी की भाषाएँ एक नहीं है, इसीलिए स्टेटहुड नहीं मिल सकता झारखंड को। तो वही इशू फिर से आ रहा है कि बहुमत में नहीं है आदिवासी। देखिए, आज से 70 साल 100 साल पहले स्थिति दूसरी थी, तब यहाँ आदिवासी बहुमत में थे, है ना। अब यहाँ पहले से 10 लोग रह रहे थे और बाद में 20 लोग बाहर से आ गए, तो वो अल्पमत में हो गए, है ना। आप एक छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच देंगे, छोटी हो जाएगी। तो स्थिति अब ये है, अगर आप जनगणना के आंकड़ों को देखेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पहले जो आदिवासी रहते थे उतने ही आज भी रहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का माइग्रेशन हुआ, बड़े बांधों, माइनिंग्स और इसके कारण उनकी हत्याएं हुई, बड़े पैमाने पे उनका जनसंहार हुआ, बहुत सारे लोग पलायन किए, लेकिन वो इसलिए यहाँ अल्पसंख्यक में नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है वो अल्पसंख्यक इसलिए हैं क्योंकि बाहरी आबादी यहाँ ज़्यादा आई, खास करके 40 के बाद, और 60 के बाद तो माने रेलम पेल आए लोग, और नतीजा हुआ कि उसकी तुलना में वो अल्पसंख्यक, उनकी आबादी कम हुई। तो इसलिए, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि भले जनगणना में वो आपको 27% दिखते हों, लेकिन सहजता जो जुबान पे आता है वो ये कि झारखंड आदिवासी बहुल जिला है। तो ये जो आदिवासी बहुल जिला आपके जुबान पे बार बार आता है, ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, वो इसलिए आता है कि वो, क्योंकि वो हिस्ट्री बताता है
है ना, वो हिस्ट्री आप पे वो होता आ रहा है इसीलिए। हाँ, हिस्ट्री आप पे हावी है कि ये आदिवासियों का जगह था, ये आदिवासियों का राज था, आदिवासियों का क्षेत्र था, और इसीलिए पूरे भारत में आपको यही एक स्टेट ऐसा मिलेगा जहां आदिवासी डोमिनेट करते हैं, है ना। इवन कांग्रेस, बीजेपी, दूसरी तमाम पार्टियों में भी वो डोमिनेट करते हैं और वो बाध्य करते हैं कि वो आदिवासियों की सुने, है ना। तो इसलिए ये जो मामला उसका नहीं, मामला पॉलिसी का है कि जो सेंटर की पॉलिसी है, जो स्टेट की पॉलिसी है, बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो आदिवासियों के जीवन से जुड़े हुए हैं, जैसे लैंड का मामला है, माइनिंग का मामला है, फॉरेस्ट का मामला है, रिवर्स का मामला है। तो ये अधिकांश जो चीज़ें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में है फॉरेस्ट को अगर आप छोड़ दें तो, ठीक है ना। लेकिन फॉरेस्ट में भी ले दे के वो सेंट्रल का ही डंडा चलता है। तो अब इसमें कोई लोकल आदिवासी गवर्नमेंट या झारखंडियों की गवर्नमेंट क्या कर लेगी, है ना। अगर वो कुछ ये करेगी तो लोग तुरंत चले जाते हैं हाई कोर्ट, पिटिशन डाल देते हैं। आप जेपीएससी का हाल देखिए, जेपीएससी जो यहाँ के हमारे नौजवानों को, लड़के लड़कियों को यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में उनको आजीविका को सुनिश्चित करती है, आप देखिए उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा रिट नन झारखंडियों के हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि तुरंत लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, स्टे लेके आएंगे। तो क्या कर लेगी कोई झारखंडी गवर्नमेंट। तो ये मसला अब वैसा नहीं है जैसा 50-70 साल पहले था, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हम लोग देखते हैं नौकरियां नहीं हैं, है ना, छटनी बड़े पैमाने पे हुई, आप किसानों का मामला देख ही रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो सारे मामले मिलके इससे जो आदिवासियों के मुद्दे को और गंभीर बना देते हैं। एक जो बात आती है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं और उसके बाद जो कही जाती है कि जो जयपाल सिंह मुंडा थे वो अपॉर्चुनिस्टिक आदमी थे, यानी कि वो मौका देखे, कुछ चीज़ शुरू किए और फिर ऐन मौके पर वो पीछे हट जाते थे। जैसे खरसवां गोलीकांड एक बहुत बड़ा मैसाकर हुआ है इसी राज्य में, जब 48 में, राज्य बनने से बहुत पहले, लेकिन देश आज़ाद होने के तुरंत बाद, जब इसी मांग को लेकर खरसवां में बहुत से लोग खड़े हुए थे, जमा हुए थे, और जयपाल सिंह मुंडा के आह्वान पर ही वो आए थे। मौके पे वे नहीं पहुंच पाए, कारण जो भी रहा हो। इसके बाद गोली चली थी, हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। वर्ल्ड कप, माफ़ कीजिएगा, ओलंपिक में जब भारतीय टीम खेल रही थी इनके नेतृत्व में, तब भी यही हुआ था कि 17 मैचेस खेलने के बाद जो 18वां मैच था, यानी जो फाइनल मैच था नीदरलैंड के खिलाफ, वहाँ भी वो अंतिम मैच से वो पीछे हट गए। हालांकि टीम जीत गई थी हमारी, लेकिन वो पीछे हट गए। जब उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया, आदिवासी महासभा से बदल कर नाम, फिर 63 में वो कांग्रेस के पास जा मिले, जिसका भी बहुत विरोध हुआ। ये 3 उदाहरण ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ शुरुआत की और अपने व्यक्तिगत कारणों से या तो वो पीछे हट गए या फिर अपना स्टैंड बदल दिया। क्या लगता है आपको? देखिए, आपने जो 3 उदाहरण देखे, अगर हम उसको हिस्ट्री के हिसाब से अरेंज करें तो पहला तो है ओलंपिक वाला जो क्वेश्चन है आपका, है ना। देखिए, ये आज तक जो दुनिया के जो स्पोर्ट्स हिस्टोरियन हैं, ये आज तक इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं कि क्या वजह थी जो जयपाल सिंह मुंडा ने कप्तानी छोड़ी, ठीक है। इसका आज तक ये पूरी दुनिया के जो खेल इतिहासकार हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा था, बड़ा मुद्दा आज भी है, और आप भी आज ये सवाल कर रहे हैं कि वो क्यों पीछे हटे, है ना। आज तक इसका कोई उत्तर देने वाला बचा नहीं। एक अंतिम आदमी जो उस गेम का था, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, अभी उनकी भी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले मेरे ख्याल से उनकी भी मौत हो गई, ठीक है। कोई व्यक्ति नहीं बचा है उस समय का ये बताने वाला कि वास्तव में हुआ क्या था। लेकिन जब मैं उनकी बायोग्राफी लिख रहा था, है ना, और जिसका मैंने जिक्र अपनी उस किताब में किया है, बायोग्राफी में, मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा, ये जो किताब है, हाँ, इसमें मैंने जिक्र किया है कि और वो जिक्र किया है मैंने ध्यानचंद के ऑटोबायोग्राफी के हवाले से। ऑटोबायोग्राफी तो खुद मरंगोम के ने भी लिखी है, पर उन्होंने नहीं लिखा है उसमें कुछ, इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। सिर्फ यही लिखा है कि जब बम्बई में जब टीम पहुंची और लोग जश्न मना रहे थे, तब उनका कैप्टन उनके साथ नहीं था, है ना, सिर्फ इतना लिखा है उन्होंने। ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी है गोल,
हाँ ऐसा ही कुछ टाइटल है उसका। उसमें ध्यानचंद लिखते हैं कि हम लोग तो बहुत छोटे लोग थे, हमको पता नहीं, जयपाल सिंह तो बहुत हाई प्रोफाइल के आदमी थे और बहुत ऊंचे ओहदे में भी थे, और हम लोगों को पता नहीं चलता था कि हाई लेवल पे चल क्या रहा है, लेकिन मामला शायद कुछ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ध्यानचंद अपने ऑटोबायोग्राफी में इशारा करते हैं कि शायद वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला था, क्योंकि जो मैनेजर और जो डिप्टी कैप्टन थे वो दोनों वाइट लोग थे। हाँ नहीं, आयरिश भी थे और दूसरे लोग भी थे, तो हम इसलिए उसकी जगह ब्रिटिश नहीं बोल के वाइट पीपल बोल रहे हैं। तो मामला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का था, ये इशारा करते हैं ध्यानचंद, है ना। और मुझे ये बात जचती है, क्योंकि जब हम उनकी ऑटोबायोग्राफी, जो बेसिकली उनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ऑटोमेमोयर है, आत्मसंस्मरण है, जिसमें उन्होंने बेतरतीब तरीके से कुछ घटनाएं जीवन की बताई हैं। देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा कि आदिवासी लोग वोकल नहीं होते हैं। वोकल मतलब लाउड नहीं होते हैं। दूसरे लोग चिल्लाते हैं, हाय मैं लूट गया, बर्बाद हुआ, मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ उसने ऐसा किया। आदिवासी ऐसा नहीं करते हैं। आदिवासी सहते हैं, सहते हैं, और जब सहने की सीमा खत्म हो जाती है तो वो जवाब देते हैं। जवाब का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, वो वायलेंस भी हो सकता है, नॉन वायलेंस भी हो सकता है, उनके अपने तौर तरीके हैं। तो ये उनके खून में था। तो इसलिए उन्होंने कहीं पर भी अपने ऑटोमेमोयर में या कहीं पर भी किसी राइटअप में अपने साथ होने वाले किसी डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि वो आत्मसम्मान को, आदिवासियत के स्वाभिमान को प्रायोरिटी देते थे। मैं ऐसा ये अनुमान करता हूँ, है ना। और इसलिए उन्होंने कहीं इस बात का नहीं लिखा है। लेकिन जब आप 30-40 का जब आप पूरी दुनिया का दौर देखेंगे, और जब आप देखेंगे पूरी दुनिया में रेशियल ये कि ब्लैक एंड वाइट का पूरा, खास करके यूरोप में, है ना, जिस तरह का माहौल था, और भारत में कास्टिज्म के खिलाफ था, तो उस माहौल में जो ध्यानचंद इशारा कर रहे हैं वो बात प्रमाणिक मालूम होती है। और इससे हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनके साथ कुछ रेशियल ऐसा हुआ जिसके बाद वो आदिवासी प्रवृत्ति के हिसाब से उन्होंने बिना कोई हल्ला गुल्ला किए, उन्होंने अनाउंस नहीं किया मैंने कैप्टनशिप छोड़ दी है, बस उन्होंने मैच नहीं खेला। आप ये ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि वो टीम का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते थे कि तुम्हारा कैप्टन तुम्हारा साथ छोड़ गया है। दुनिया को मैसेज नहीं देना चाहते थे, क्योंकि टीम जब जीतती है उसके बाद जो भारत के वायसराय का जो टेलीग्राम है वो टीम के कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा के नाम है। दूसरा सवाल क्या था? कांग्रेस वाला था कि मर्जिंग हो गया। हाँ नहीं, वो तीसरे पे आएगा, दूसरा वो खरसावां ही आएगा। आप देखेंगे कि वो जो आयोजन था वो झारखंड पार्टी का आयोजन था, और झारखंड पार्टी पूरे भारत की थी, वो झारखंड की नहीं थी। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, है ना। झारखंडी मतलब ग्रेटर झारखंड, ग्रेटर झारखंड मतलब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और यूपी का कुछ हिस्सा, है ना, खास करके सोनभद्र वाला इलाका। ठीक है, ये था ग्रेटर झारखंड। हम झारखंड पार्टी को जब बोलते हैं तो हमको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि 6-7 स्टेट की पार्टी थी, और इसके अलग अलग इसके रीजनल यूनिट थे, डिस्ट्रिक्ट यूनिट थे। जो सरायकेला और खरसावां का जो आयोजन था, वो आयोजन सरायकेला खरसावां की जो रीजनल यूनिट थी उसने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, ये आज ज़रूरी नहीं है कि कहीं कोई कांड होता है तो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर होने के नाते प्रधानमंत्री महोदय हर जगह जाएंगे। नेता का नाम सभी जगह लिया जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजर लोकल कमेटी के लोग होते हैं। तो वो जो रैली थी, वो जो महासभा उस दिन आयोजित की गई थी, वो जो सिंहभूम थी उस समय की, सिंहभूम कमेटी ने लिया था, और सिंहभूम कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ जयपाल सिंह मुंडा का जाना तय नहीं था। मुझे कोई पंपलेट बता दीजिए कि उसमें लिखा हो कि सरायकेला खरसावां की इस मीटिंग को जयपाल सिंह मुंडा संबोधित करेंगे। ये कोई भी एक मुझे आर्काइवल प्रूफ बता दीजिए, कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही घटना होती है तुरंत जयपाल सिंह मुंडा वहाँ पहुँचते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि एक बड़ी पार्टी का लीडर
हर कार्यक्रम में मौजूद नहीं होता है, लेकिन जब बड़ी कोई घटना घट जाती है तो वो मौजूद होता है। तो जयपाल सिंह मुंडा मौजूद हैं और तुरंत उसके बाद, मुझे अभी दिन याद नहीं है, शायद कोई सप्ताह 10 दिन के अंदर सिंहभूम में चाईबासा में उन्होंने उसके प्रतिवाद में बड़ी शहीद रैली ऑर्गेनाइज की और उन्होंने उस अवसर पर एक कविता भी लिखी है ना, वो किताब में है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब विरोधियों को तो वजह चाहिए ना। उसी तरह जो झारखंड रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो आने वाली थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, तो उसके लिए सारे कमेटियों को इन्फॉर्मेशन था कि कौन क्या रोल करेगा, कौन क्या बात करेगा, ठीक है। तो जब एक तरफ तो आप कहेंगे कि भाई आदिवासी लोग या झारखंड पार्टी बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसके लोकल यूनिट्स थे, लोग थे, फिर दूसरी तरफ आप कहेंगे कि हर चीज़ वही कर रहे थे, और जब वो नहीं करते हैं तो आप कह रहे हैं कि वो हर जगह नहीं थे। ये देखने का तरीका ही गलत है ना। वो हर जगह नहीं हो सकते थे, उनके ऊपर बहुत दायित्व था, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि झारखंड पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी थी, इसके कई यूनिट्स थे, महिला संगठन थे, छात्र संगठन थे, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसलिए वो हर जगह नहीं हो सकते हैं, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और मैं जब तक आप कोई प्रूफ नहीं देंगे कि वो वहाँ उनका नाम घोषित किया गया था और तब वो नहीं आए, तब मैं मानूंगा कि वो डिफ़ॉल्टर हैं। तीसरा जो आपका मामला है वो विलय का, तो विलय देखिए 2 शर्तों पे हुआ था, जहाँ जो मुझे अभी याद आता है। पहला तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग झारखंड देगी, मतलब कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में और बिहार में, तो डील हुआ था इस बात को लेके कि कुछ समय बाद उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी कांग्रेस की सरकार और झारखंड अलग राज्य का निर्माण करेगी। पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थी कि बिहार की मिनिस्ट्री में जयपाल सिंह मुंडा को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, डिप्टी सीएम बनाया जाएगा जब तक झारखंड नहीं बनता है, हाँ, और उनके कई विधायकों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाएगा। ये 2 मुख्य डील थी। कोई ऐसी डील नहीं थी कि उनको इतने करोड़ मिले, कोई डील ऐसी नहीं थी कि उनको कोई बड़ा फ्लैट मिला रांची में, पटना में, दिल्ली में, बम्बई में। व्यक्तिगत नहीं था, व्यक्तिगत कुछ भी नहीं था। उन्होंने 2 शर्तों पे डील की और ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है ना। अगर इस 2 डील के आधार पे उन्होंने कांग्रेस के साथ मर्ज किया तो ये एक पॉलिटिकल स्टेप था, क्योंकि 30 साल लगातार लड़ाई करने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो इसलिए उनको डिफ़ॉल्टर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा एक ऐसा कैरेक्टर है भारतीय राजनीति में जिसके ऊपर एक दाग नहीं है, न फाइनेंशियल करप्शन का, न सेक्सुअल करप्शन का, न कम्युनल करप्शन का, किसी और तरह का कोई दाग नहीं है। तब लोग माने दूरबीन से खोज के ऐसे चीज़ें निकालते और कहते देखो वहाँ जयपाल सिंह नहीं थे। देखिए, कोई भी नेता, कोई भी नायक किसी सरकार के भरोसे जिंदा नहीं रहता है। हम जानते हैं कि इस देश में अगर आप पॉपुलर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात करें, भगत सिंह को पिछले 70 साल में किसी सरकार ने प्रोत्साहित नहीं किया, कहीं कोई मूर्ति नहीं बनवाई, लेकिन देश के हर चौराहे पर भगत सिंह आपको मिलेंगे। वो मूर्तियाँ किसने बनवाई? आम लोगों ने बनवाई, है ना। उसी तरीके से जयपाल सिंह मुंडा भी आम लोगों के दिलों में हैं, विशेषकर आदिवासी लोगों के दिले में हैं। और जिन जयपाल सिंह मुंडा को 80 के दशक में दफनाने की पूरी कोशिश हुई, उसको 21वीं सदी में आदिवासी लड़ाकों ने, आदिवासी युवाओं ने फिर से जिंदा कर दिया है। गोम के हर दिल में बसे हुए हैं और उन्होंने जो आदिवासी प्रतीक बनाया था मुर्गा, वो कुकड़ू को आपको कई पीढ़ियों तक सुनाई देता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी पंकज जी का कि आप हमारे साथ मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में और जो तमाम सवाल हैं, उनकी ज़िंदगी के बाकी आयाम हैं, उन पर बहुत ही विस्तृत चर्चा की। हम द फॉलोअप की टीम मरांग गोम की को उनकी जयंती पर नमन करते, श्रद्धांजलि देते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी उसी आदिवासियत जिसकी बात मरांग गोम के करते थे और जिस तरह के विचारों को लेकर वो बढ़ रहे थे,
आज ज़रूरत है कि हम भी उसी रास्ते पर चलें। शुक्रिया। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in